जॉनी एक मैकेनिक है जो दिन भर एक छोटे से ऑटो शॉप में काम करता है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बेथ उसके पास आती है और वो खबर सुनाती है जिससे जॉनी पहले से ही डर रहा था। वो उनके रिश्ते को खत्म करना चाहती है। बेथ कहती है कि उसे कमिटमेंट चाहिए, जो जॉनी हमेशा टालता रहा है। असल सच्चाई यह है कि जॉनी शादी से डरता है। वो बिना पिता के बड़ा हुआ है और मानता है कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। ये डर उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रहा है और इसी वजह से वो अपना खुद का परिवार बसाने से हिचकिचाता रहा है। आखिरकार बेथ इंतजार करते करते थक जाती है। वो ब्रेकअप के लिए जॉनी को दोष देती है, हालांकि दिल से वो उसे इसलिए छोड़ रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि जॉनी एक गरीब आदमी है जिसका कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। उसके लिए एक मैकेनिक कभी आर्थिक रूप से सफल नहीं बन सकता। जॉनी उसका फैसला स्वीकार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो उससे सहमत है, बल्कि इसलिए कि वह चाहता है कि बेथ अपनी खुशी ढूंढ सके। बेथ के जाने के बाद जॉनी अपना ध्यान अपनी माँ की देखभाल और अपनी साधारण जिंदगी पर लगाने का फैसला करता है। उस रात जॉनी एक बार में जाता है जहाँ वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। दिल टूटा हुआ होने के कारण वो मंच पर गाना गाकर अपनी भावनाएं बाहर निकालता है। जब वह गा रहा होता है तभी एक महिला बार में प्रवेश करती है और तुरंत उसे नोटिस करती है। गाना खत्म होने के बाद वह उसके पास आती है और अपना परिचय देती है। उसका नाम प्रूडेंस होता है। प्रूडेंस बताती है कि वह इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लासविक की सलाहकार है। वह जॉनी को एक प्लेन टिकट देती है और कहती है कि उसे ड्यूक से मिलने जाना चाहिए। फिर वह उसे एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र दिखाती है जिससे साबित होता है कि जॉनी ड्यूक का बेटा है। हैरान होकर जॉनी वह दस्तावेज उसे वापस लौटा देता है। वह उस आदमी से मिलने से इनकार कर देता है जिसने उसके हिसाब से 30 साल तक उसके परिवार को छोड़ दिया था। अगली सुबह जॉनी अपनी माँ डोई से सच्चाई पूछता है। जब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा सब कुछ जान चुका है तो वो अपने अतीत की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसकी मुलाकात विलियम से हुई थी जो ग्लासविक का ड्यूक था। दोनों को प्यार हो गया और वे साथ भाग गए क्योंकि विलियम का परिवार उनकी शादी के खिलाफ था। विलियम सच में सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके प्रभावशाली परिवार का दबाव आखिरकार उस पर भारी पड़ गया। दिल टूटने के बाद डोई ने शादी तोड़ दी, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने विलियम को खत भेजे, उसे बच्चे के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि विलियम उसे भूल चुका है, इसलिए उसने अकेले ही अपने बेटे को पालने का फैसला किया। अब वह जॉनी से कहती है कि वह विलियम से मिले ताकि वह अपने उस पिता को जान सके जिससे वो कभी नहीं मिला। आखिरकार जॉनी उस भव्य महल में पहुंचता है जहां ड्यूक ऑफ ग्लासविक रहता है। प्रूडेंस उसका स्वागत करती है और उसे महल के कई कमरों का छोटा सा टूर कराती है। फिर वह उसे ड्यूक के स्टडी रूम में ले जाती है और कहती है कि वो कुछ भी हाथ न लगाए। जैसे ही वह बाहर जाती है जॉनी एक पुरानी तलवार उठा लेता है और उससे खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद विलियम अंदर आता है और खुद को ड्यूक ऑफ ग्लासविक बताता है। दोनों में गजब की समानता होती है, चेहरे से लेकर हाव भाव तक। माहौल तब तनावपूर्ण हो जाता है जब जॉनी समझ जाता है कि यही वो पिता है जिससे वो कभी नहीं मिला। विलियम मान लेता है कि जॉनी पैसे के लिए आया है। उसे ये नहीं पता होता कि प्रूडेंस उसे उत्तराधिकारी मानकर लाई है। ये बात जॉनी को बहुत चुभती है। वह बताता है कि वह सिर्फ अपने उस पिता से मिलने आया है जो उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। विलियम का ठंडा रवैया जॉनी को निराश कर देता है। जाने से पहले विलियम डोई के बारे में पूछता है। जॉनी बताता है कि उसकी माँ ने गायक बनने का सपना छोड़ दिया ताकि वह उसे अकेले पाल सके। गुस्से में जॉनी जाने लगता है, लेकिन प्रूडेंस उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे याद दिलाती है कि वह कौन है, एक शाही परिवार का बेटा, ग्लासविक का अगला ड्यूक। जॉनी मना कर देता है। महल से निकलते समय जॉनी गैरेज में एक पुरानी कार देखता है। उसे कार पसंद आती है, लेकिन वह धूल से भरी होती है। वो शीशे पर लिख देता है, इसे साफ कर देना। फिर वह पास के एक बार में जाता है और वहाँ मालिक का पुराना म्यूजिक बॉक्स ठीक कर देता है। कुछ देर बाद प्रूडेंस फिर वहाँ आती है और बताती है कि अब विलियम चाहता है कि जॉनी एक हफ्ते तक महल में रहे। जॉनी तुरंत मना कर देता है। तब प्रूडेंस उसे डार्ट गेम की चुनौती देती है। अगर प्रूडेंस जीती तो जॉनी को महल लौटना होगा। अगर जॉनी जीता तो वो अमेरिका लौट सकता है और प्रूडेंस उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। सबके लिए हैरानी की बात यह होती है कि प्रूडेंस आसानी से जीत जाती है। वह बताती है कि वह असल में प्रोफेशनल खिलाड़ी है। अब मजबूरी में जॉनी वापस महल जाता है। उसे उसका कमरा दिखाने के बाद प्रूडेंस बैठकर जॉनी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने लगती है। तभी एक नौकरानी एनी वहाँ आती है और प्रूडेंस को मुस्कुराते हुए देखती है। वो उसे छेड़ती है कि शायद उसे जॉनी पसंद है, लेकिन प्रूडेंस तुरंत इनकार कर देती है। अगली सुबह प्रूडेंस जॉनी के कमरे में जाती है और उसे एक पुरानी फोटो ठीक करते हुए पाती है। फिर वह उसे साइकिल पर महल की जमीन दिखाने ले जाती है। वह बताती है कि ड्यूक ऑफ ग्लासविक के पास 17,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें खेत, निजी चर्च और कब्रिस्तान भी शामिल है। वो बताती है कि विलियम के पिता ने सारी दौलत बर्बाद कर दी थी और बहुत कर्ज छोड़ दिया था, लेकिन विलियम ने कभी किसानों से किराया नहीं लिया। वे एक फार्म पर जाते हैं जहाँ फिंची नाम का बूढ़ा आदमी मिलता है
जॉनी एक खराब मशीन देखता है जो 10 साल से बंद पड़ी होती है। फिंची बताता है कि चुकंदर अब ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं रहा। महल लौटकर प्रूडेंस जॉनी को उसके कजिन एलिस्टर से मिलवाती है, जो विलियम के बाद ड्यूक बन सकता है। प्रूडेंस जॉनी से कहती है कि वो ड्यूक बनने पर गंभीरता से विचार करे। वो नहीं चाहती कि एलिस्टर को ये पद मिले। फिर वो अपना अतीत बताती है। उसके माता पिता महल में काम करते थे। एक हादसे में उनकी मौत हो गई। विलियम ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अब वह चाहती है कि महल किसी अच्छे इंसान को मिले। जॉनी को कुछ समय बाद मेहमान आने लगते हैं। एलिस्टर और उसकी माँ जॉनी को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। घुड़सवारी के दौरान एलिस्टर सोचता है कि जॉनी गिर जाएगा, लेकिन जॉनी घोड़े को अच्छे से संभाल लेता है और एलिस्टर की जान भी बचा लेता है। फिर जॉनी रसोई में चुकंदर का जूस बनाता है। एनी को वो जूस बहुत पसंद आता है। प्रूडेंस भी पीती है और मुस्कुरा देती है। शाम को जॉनी डिनर के लिए तैयार होता है। तभी वह देखता है कि प्रूडेंस अपने गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही है। डिनर के दौरान वो पहले कोर्स से ही थोड़ा संघर्ष करता है। जेली में डूबा हुआ ईल देखकर उसका मन घबरा जाता है। अलिस्टर तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे शाही टेबल मैनर्स तक नहीं आते, लेकिन जॉनी उसे हल्के फुल्के मजाक और तेज जवाब से चुप करा देता है, जिससे बाकी मेहमान हंस पड़ते हैं। वो अलिस्टर और उसकी माँ के दबाव में आने से इनकार कर देता है और हर ताने का जवाब पूरे आत्मविश्वास से देता है। आखिरकार अलिस्टर खड़ा होकर गर्व से घोषणा करता है कि उसे भविष्य का उत्तराधिकारी बनने का सम्मान मिलने वाला है। तभी एक चौंकाने वाला पल आता है। जॉनी अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है कि वह ये उपाधि स्वीकार करेगा। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा जाता है। प्रूडेंस खुशी से भर जाती है और विलियम के चेहरे पर साफ राहत दिखाई देती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि जॉनी उसकी जगह ले। विलियम सबके सामने घोषणा करता है कि जॉनी उसका बेटा है और वही अगला ड्यूक ऑफ ग्लासविक होगा। गुस्से से भरे अलिस्टर और उसकी माँ बाद में निजी तौर पर विलियम से भिड़ते हैं, लेकिन विलियम अपने फैसले पर अडिग रहता है। वह साफ कह देता है कि जॉनी उसका वैध बेटा है और उसका निर्णय नहीं बदलेगा। इस बीच जॉनी और प्रूडेंस एनी और बाकी लोगों के साथ बाहर जाते हैं और इस पल का जश्न मनाते हैं। उस रात जॉनी को नींद नहीं आती, तो वो गैराज में जाकर उस पुरानी कार पर काम करने लगता है जिसे उसने पहले खोजा था। थोड़ी देर बाद विलियम भी वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह उपाधि स्वीकार क्यों की। वह स्वीकार करता है कि जब उसने खुद ड्यूक का पद संभाला था, तब उसे भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी तब बिल्कुल अलग थी। दोनों साथ साथ कार पर काम करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ सहज होते जाते हैं। अगली सुबह प्रूडेंस जॉनी को डांस सिखाना शुरू करती है। वे एक आने वाले बॉल की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें पूरे इंग्लैंड के कुलीन परिवारों के वारिस इकट्ठा होंगे। वह चाहती है कि जॉनी वहां अच्छी छाप छोड़े और इस संपत्ति के भविष्य के लिए खुद को साबित करे। डांस की प्रैक्टिस के दौरान अचानक एनी आ जाती है और उन्हें धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को भी बॉल में बुलाया। प्रूडेंस हैरान होती है, लेकिन जॉनी बताता है कि उस आदमी ने उसके आने के बाद से उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए उसने उसे न्योता दिया। जॉनी ने फिंची और उन किसानों को भी बुलाया है जिन्होंने सालों तक इस जमीन को संभाले रखा। जॉनी की ये दरियादिली देखकर प्रूडेंस बहुत भावुक हो जाती है, खासकर तब जब उसे याद आता है कि जॉनी यहाँ कितना कम समय से है। प्रैक्टिस के दौरान माहौल बदल जाता है और जॉनी और प्रूडेंस लगभग एक दूसरे को चूम ही लेते हैं, लेकिन तभी एनी और स्टाफ दरवाजे पर खड़े उन्हें देख लेते हैं और पल टूट जाता है। उस रात फिर से जॉनी कार पर काम करता है और विलियम उसकी मदद करता है। जैसे जैसे वे बोल्ट कसते हैं और इंजन ठीक करते हैं, विलियम अतीत के बारे में खुलकर बात करता है। वो बताता है कि उसे डोटी से कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली और उसे ये भी पता नहीं था कि उसका एक बेटा है। वह ये भी कहता है कि उसने उसे कई बार लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और उसने मान लिया कि वह आगे बढ़ चुकी है। जॉनी बताता है कि उसकी माँ को भी विलियम की एक भी चिट्ठी नहीं मिली थी। तब दोनों समझ जाते हैं कि किसी ने जानबूझकर उन्हें एक दूसरे से दूर रखा था। जॉनी विलियम से इंजन स्टार्ट करने को कहता है और जब पुरानी कार आखिरकार दहाड़ते हुए चल पड़ती है तो दोनों खुशी से चमक उठते हैं। इसी दौरान अलिस्टर चुपके से विलियम के स्टडी रूम में जाता है और जॉनी का जन्म प्रमाण पत्र ढूंढ निकालता है। वो शातिर मुस्कान के साथ कुछ साजिश रचने लगता है। अगले दिन जॉनी विलियम को उसी बहाल की गई कार में ड्राइव पर ले जाता है। कार अब लगभग नई जैसी चमक रही होती है। प्रूडेंस और बटलर उन्हें देखकर खुशी से भर जाते हैं। वे फार्म पहुंचते हैं, जहां जॉनी पहले ही टूटी हुई ग्राइंडिंग मशीन को ठीक कर चुका होता है। अब फिंची और बाकी किसान उससे ताज़ा जूस बना रहे होते हैं, जिसे वे बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। विलियम बहुत खुश होता है और सबको आने वाले डांस में आने का न्योता देता है। लेकिन जब वे वापस महल लौटते हैं तो अलिस्टर और उसकी माँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे खुलासा करते हैं कि जॉनी का जन्म विलियम और डोटी की शादी के रद्द होने के बाद हुआ था। इसका मतलब ये था कि जॉनी कानूनी तौर पर अवैध संतान माना जाएगा और वो ड्यूकडम का वारिस नहीं बन सकता। विलियम और जॉनी दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उस पल उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। जॉनी टूट जाता है, लेकिन फिर भी आभारी होता है कि कम से कम उसे अपने पिता को जानने का मौका तो मिला। वह जाने का फैसला करता है, जबकि प्रूडेंस उसे रुकने के लिए गिड़गिड़ाती है। जॉनी कहता है कि वह कभी सच में
वहाँ का हिस्सा नहीं था और वहाँ से चला जाता है। जॉनी बार पहुँचता है जहाँ सब लोग पहले ही यह खबर सुन चुके होते हैं। सभी टूट जाते हैं और तय करते हैं कि वे उसके बिना डांस में नहीं जाएंगे। एनी और महल का स्टाफ भी उसी का साथ देते हैं। उधर अपने ऑफिस में प्रूडेंस जॉनी का जन्म प्रमाण पत्र फिर से देखती है और एक बेहद अहम बात नोटिस करती है। सच समझ में आते ही वो तुरंत जॉनी को ढूंढने निकल पड़ती है और उससे कहती है कि वो रुके और डांस में आए, जैसे उन्होंने वादा किया था। डांस शुरू होने से पहले विलियम मेहमानों का स्वागत करता है और अचानक डोटी को आता देख हैरान रह जाता है। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुपती। वह उसे अंदर ले जाता है और सबसे मिलवाता है। जॉनी भी आखिरकार प्रूडेंस और अपने दोस्तों के साथ डांस में पहुंचता है। अलिस्टेयर और उसकी माँ गुस्से से जल उठते हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं आता कि जिन्हें वे आम लोग समझते हैं वे एक शाही जश्न में शामिल हैं। भीड़ में जॉनी अचानक अपनी माँ को देखता है। वो पूरी तरह चौंक जाता है। डोटी उसे गले लगाती है और बताती है कि विलियम ने खुद उसे प्लेन टिकट भेजा था और डांस में बुलाया था। विलियम आगे बढ़कर सबको संबोधित करता है। वो बताता है कि एक हफ्ते में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई, कैसे पुराने जज्बात फिर से लौट आए और कैसे उसे लगा कि वो फिर से खुद को पा रहा है। फिर वो सबके सामने आधिकारिक रूप से घोषणा करता है कि जॉनी ही उसका वारिस होगा। अलिस्टेयर तुरंत विरोध करता है और जॉनी को अवैध संतान कहता है। तभी प्रूडेंस सच सामने लाती है। वह बताती है कि शादी रद्द करने वाले कागजों पर विलियम के हस्ताक्षर नकली थे, जिसे उसकी असली लिखावट से आसानी से साबित किया जा सकता है। विलियम बाएं हाथ से लिखता है और उसकी सिग्नेचर बेहद खास है, जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। अलिस्टेयर घबरा जाता है और बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम तुरंत उसे बाहर जाने का आदेश दे देता है। कुछ ही पलों बाद जॉनी आगे बढ़ता है और अपने पिता को कसकर गले लगा लेता है। फिर वह अपने सपनों के बारे में बताता है। वो घोषणा करता है कि वह किसानों के साथ मिलकर एक जूस कंपनी बनाना चाहता है, जिन्होंने पीढ़ियों से इस जमीन की देखभाल की है। फिल्म का अंत जॉनी के प्रूडेंस को डांस के लिए बुलाने से होता है। उनके चारों ओर मेहमान नाचने लगते हैं और पूरा हॉल खुशी से भर जाता है। डांस के बाद जॉनी प्रूडेंस को बगीचे में ले जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। प्रूडेंस उसे स्वीकार कर लेती है और दोनों रात के आसमान के नीचे एक दूसरे को चूमते हैं। तो इस कहानी का संदेश ये है कि कभी कभी जिस परिवार को हम समझते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, वही असल में हमें ढूंढ रहा होता है। और असली दर्द ये नहीं होता कि हम बिछड़ गए, बल्कि ये होता है कि हम कितने साल चुपचाप दुख में खो देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली इमोशनल और इंस्पिरेशनल मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ फिल्म नहीं होती, ये जिंदगी का एक सच होती है।